जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका HGS क्लासेज में। और हम लोगों ने जो परीक्षा वाणी की सीरीज को पुनः स्टार्ट किया है, इसी के साथ में हिंदी और जीएस की सीरीज भी स्टार्ट हुई है। जो योद्धा सीरीज के नाम से जीएस की सीरीज चली है, उसके आप लोग अच्छे से नोट्स बनाकर चलना, बहुत अच्छा काम करेगा आपके किसी भी एग्जाम में। और कंटेंट एक अच्छे लेवल पर पहुंचेगा जी। अभी केवल शुरुआत है चीज़ों की, अभी चीज़ों को धीरे से चलने दो, कंटेंट बहुत अच्छा लेवल लेकर चलेगा अपना जी। तो देखिए जरा, हम लोगों ने जो चैप्टर स्टार्ट किया है परीक्षा वाणी में, एक चैप्टर इंपॉर्टेंट था जो बच रहा है यहाँ पर जी, वो है अध्याय नंबर 17 परीक्षा वाणी का। मेन चैप्टर हम लोग कर चुके हैं, अभी केवल 2 या 4 चैप्टर बचे हैं परीक्षा वाणी में, बाकी समाप्त हो चुके हैं लगभग परीक्षा वाणी। जो 2-4 चैप्टर बचे हैं इंपॉर्टेंट, उन पर भी हम लोग धीरे धीरे बात कर लेंगे। आज जो चैप्टर है अध्याय नंबर 17 शिक्षा, भाषा, साहित्य, पुस्तकें एवं पत्र पत्रिकाओं का है। इसमें हम लोगों ने नई परीक्षा वाणी है जो, उसके आप लोगों के सामने PDF लगाई है और उसी से हम लोग प्रश्न करके चलेंगे। तो देखिए अध्याय नंबर 17 में हम लोग जानेंगे जो चीज आवश्यक है उसे अंडरलाइन करके हम लोग चलेंगे। यहाँ पर लिखा जी एक पॉइंट, यहाँ पर ध्यान देना जो हम लोग पढ़े इसमें, महाकवि कालिदास एवं चक्रवर्ती सम्राट भरत कण्व आश्रम से संबंधित थे। महाकवि कालिदास और चक्रवर्ती सम्राट भरत कण्व आश्रम से संबंधित है। और भरत जी के नाम पर ही, इन्हीं के नाम पर ही हम लोग देखकर चलते हैं। भरत जी के नाम पर ही क्या हुआ है, अपने देश का नाम भारत पड़ा है। तो भारत का नाम, भारत किन के नाम पर पड़ा है, चक्रवर्ती सम्राट भरत के नाम पर भारत पड़ा है। और महाकवि कालिदास के विषय में जाना हम लोगों ने, और इधर चक्रवर्ती सम्राट के विषय में जाना हम लोगों ने। ये कण्व आश्रम से संबंधित है। और कण्व आश्रम कहां पर है, पौड़ी गढ़वाल में। हमने कहा कण्व आश्रम कहां मिलेगा, तो पौड़ी में मिलेगा कण्व आश्रम, ध्यान देकर चलेंगे, पौड़ी में कण्व आश्रम। वर्तमान में भी हरिद्वार, ऋषिकेश, जोशीमठ, रानीखेत, देवप्रयाग आदि नगरों में आश्रम पद्धति से शिक्षा दी जाती है। हमने कहा आज हरिद्वार में, ऋषिकेश में, जोशीमठ, रानीखेत, देवप्रयाग आदि नगरों में आश्रम पद्धति से शिक्षा दी जा रही है। तो हमने कहा शिक्षा, भाषा, साहित्य, पुस्तकों का टॉपिक हमने पढ़ना है अभी। हमने कहा महाकवि कालिदास और चक्रवर्ती सम्राट भरत जी ये कण्व आश्रम से संबंधित थे, जहां प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र बना था। देखे जरा जी, आगे कुछ पॉइंट लिखे हैं, उन्हें भी समझना जरा। यहां पर लिखा है आधुनिक शिक्षा और शिक्षण संस्थाओं की स्थापना का क्रम अंग्रेजी शासनकाल में 19वीं शताब्दी के मध्य शुरू हुआ था। तो जो आधुनिक शिक्षा और शिक्षण संस्थाओं की स्थापना का क्रम चला है, वो अंग्रेजी शासनकाल 19वीं शताब्दी के आसपास से शुरू हुआ है। अब देखो जरा, शिक्षा निदेशालय का गठन। प्राथमिक शिक्षा कहां से कहां तक है, कक्षा 1 से लेकर 5 तक। माध्यमिक शिक्षा कहां से, 6 से लेकर 8 तक को एकीकृत कर उसके प्रशासनिक नियंत्रण हेतु एक शिक्षा निदेशालय का गठन किया गया, स्थापना की गई। हमने कहा कि शिक्षा निदेशालय का गठन किस लिए हुआ, प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के एकीकृत करने के लिए हुआ और उन पर नियंत्रण बनाने के लिए हुआ है, प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा पर हमने जानना है यहाँ पर जरा। किंतु 2011 में इसे अलग अलग निदेशालयों अर्थात प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के अधीन कर दिया गया है। हमने कहा अलग अलग निदेशालय बना दिए गए, प्राथमिक निदेशालय अलग बना है और माध्यमिक निदेशालय अलग बना है शिक्षा के लिए 2011 से। पहले दोनों को एक साथ लेकर चले थे निदेशालय जी। तो हमने कहा शिक्षा निदेशालय का काम क्या है, तो हमने कहा शिक्षा निदेशालय का काम है प्रशासनिक नियंत्रण। एक शिक्षा निदेशालय की स्थापना की गई, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर जी, नियंत्रण बनाए रखना प्राथमिक शिक्षा पर और माध्यमिक शिक्षा पर, उन्हें डायरेक्शन देना जी, निदेशालय का कार्य है जी। आगे देखना जरा, उत्तराखंड परीक्षा परिषद या बोर्ड। उत्तराखंड परीक्षा परिषद या बोर्ड देखे हम लोग देखकर चलेंगे। उत्तराखंड परीक्षा परिषद बोर्ड कहां पर है, तो रामनगर नैनीताल में है। रामनगर नैनीताल में हम लोग पढ़ेंगे। सितंबर 2001 को रामनगर नैनीताल में उत्तराखंड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद बोर्ड का गठन किया गया। तो हमें ध्यान देकर चलना है, उत्तराखंड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद बोर्ड कहां पर बना है, तो हम लोग कहेंगे रामनगर नैनीताल में उत्तराखंड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद बोर्ड का गठन किया गया है रामनगर नैनीताल में। अब देखो, दिसंबर 2008 में उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद UBSE के रूप में इसे परिवर्तित कर दिया गया। पहले हम लोग देखेंगे किस नाम से गठित हुआ, सितंबर 2001 में उत्तराखंड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद बोर्ड के नाम से गठित किया गया, ये सितंबर 2001 में रामनगर में। बाद में क्या हुआ, दिसंबर 2008 में उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद के रूप में इसे परिवर्तित कर दिया गया। नेक्स्ट आगे देखिए, उच्च शिक्षा निदेशालय। उच्च शिक्षा निदेशालय वर्ष 2001 में राज्य में उच्च शिक्षा के संवर्धन और उसके विकास, उसके मजबूतीकरण के लिए इसकी स्थापना की गई। तो हमें देखना है कि उच्च शिक्षा निदेशालय 2001 में कहां बना, तो हम लोग कहेंगे हल्द्वानी में इसकी स्थापना की गई, नैनीताल में।
उच्च शिक्षा निदेशालय कहां पर है? हल्द्वानी नैनीताल में। कब का है? 2001 है। जबकि इसका एक शिविर कार्यालय कहां बना? देहरादून में स्थापित है। जबकि इसका एक शिविर कार्यालय कहां है? देहरादून में। जबकि उच्च शिक्षा निदेशालय की स्थापना कब की है? 2001 की है। और कहां पर है? हल्द्वानी में। और कार्यालय कहां बना है? देहरादून में बना है। पेपर के लिए जो आवश्यक पॉइंट है, यहां से केवल उतनी ही बात बताकर चल रहे हैं हम लोग। आगे देखो जरा, SCERT का गठन उत्तराखंड में कब का है? तो ध्यान देंगे, SCERT अंडरलाइन करेंगे। जैसे NCERT होता है ऐसे ही स्टेट में SCERT होता है। इसका गठन कब का है? जनवरी 2002 का है। SCERT का गठन कब का है? जनवरी 2002 का है। और क्या है ये? हम लोग कहेंगे राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की गई है। कहां पर? नरेंद्रनगर टिहरी में। हम लोग कहेंगे नरेंद्रनगर टिहरी में कब स्थापना की गई? 2002 में। नरेंद्रनगर टिहरी में कब की स्थापना इसकी? 2002 की SCERT की स्थापना जनवरी 2002, यहां पर हम लोगों ने पढ़ा है। जनवरी 2002 में SCERT की स्थापना की गई। आगे देखिए जरा, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय। आगे एक नाम मिला है, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय। प्राविधिक शिक्षा निदेशालय 2003 का है। इसका गठन श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में किया गया। तो प्राविधिक शिक्षा निदेशालय कहां है? हमने कहा कि श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में है। और कब का है? 2003 का है प्राविधिक शिक्षा निदेशालय। अब आइए जरा, यहां पर लिखा है उच्च शिक्षा निदेशालय, ये लिखा देखो उच्च शिक्षा। ये उच्च शिक्षा निदेशालय 2001 का है, हल्द्वानी का है। और वहां पर पढ़ा हमने क्या? यहां पर पढ़कर चले देखो, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय। प्राविधिक शिक्षा निदेशालय 2003 का है, श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल का है। देखो जरा, इस निदेशालय के अधीन हरिद्वार जनपद के रुड़की में, अंडरलाइन करेंगे, हरिद्वार जनपद के रुड़की में जनवरी 2004 में प्राविधिक शिक्षा एवं परीक्षा परिषद की स्थापना की गई। यूबीटीआर बोर्ड है आपका कहां पर? रुड़की में। यूबीटीआर बोर्ड कहां पर बना है? रुड़की में। तो हमने कहा प्राविधिक शिक्षा एवं परीक्षा परिषद बोर्ड की स्थापना कहां की गई है? रुड़की में की गई है। प्राविधिक शिक्षा निदेशालय के अधीन की गई है। जबकि प्राविधिक शिक्षा निदेशालय कहां? हम लोग पढ़ेंगे श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में 2003 का है। और प्राविधिक शिक्षा परिषद 2004 का है। चलिए आगे, शिक्षा अधिनियम 2006। हमने कहा शिक्षा का अधिनियम 2006 है। इसका उद्देश्य है इस सरकार द्वारा स्कूली शिक्षा की योजना, कार्यान्वयन, नियंत्रण, प्रशासन, निर्देशन, निगरानी एवं उसके वित्तीय प्रबंधन हेतु 22 अप्रैल 2006 को उत्तरांचल विद्यालय शिक्षा अधिनियम 2006 पारित किया गया। उत्तरांचल विद्यालय शिक्षा अधिनियम 2006 पारित किया गया। हमने जानना है 22 अप्रैल 2006 को, 22 अप्रैल 2006 को उत्तरांचल विद्यालय शिक्षा अधिनियम पारित किया गया है, शिक्षा का अधिनियम। आगे देखें जरा, संस्कृत शिक्षा परिषद। संस्कृत शिक्षा परिषद हम लोग पढ़ेंगे 2014 का है। संस्कृत शिक्षा परिषद कब का है? 2014 का है। तो देखिए जी, संस्कृत शिक्षा परिषद 2014 का। संस्कृत शिक्षा मंत्रालय, संस्कृत शिक्षा मंत्रालय एवं संस्कृत शिक्षा निदेशालय की स्थापना की जा चुकी है। कब? 2008। संस्कृत शिक्षा मंत्रालय 2012 का और संस्कृत शिक्षा निदेशालय 2008 का, ये बन चुके हैं। हमने कहा संस्कृत शिक्षा परिषद कब का है? 2014 का है। संस्कृत शिक्षा परिषद 2014 का है और संस्कृत शिक्षा मंत्रालय 2012 का है और संस्कृत शिक्षा निदेशालय 2008 का है। एक एक पॉइंट को समझ कर चलना जरा। आगे लिखा है नई शिक्षा नीति कब आई है? तो नई शिक्षा नीति 2020 की है। नई शिक्षा नीति कब की है? 2020 की है। 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति लागू की गई या पारित की गई है। 12 जुलाई 2022 को प्रदेश इसे लागू करने वाला उत्तराखंड या देश का पहला राज्य बना है। हमने कहा नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। हम लोग ध्यान देकर चलेंगे, नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड है। 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति पारित की गई है। आगे देखिए जरा, इसके तहत आंगनबाड़ी केंद्रों को बाल वाटिका का नाम दिया गया। तो हम लोग कहेंगे आंगनबाड़ी केंद्रों को क्या नाम दिया? बाल वाटिका, जिसमें 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को 3 वर्ष तक सीखने के माध्यम द्वारा शिक्षा दी जाएगी। हमने कहा जो नाम मिला है बाल वाटिका, वो किसका नाम मिला है?
हम लोग देखकर चलेंगे यहाँ पर जी। आंगनबाड़ी केंद्रों का नाम बाल वाटिका बिला। 3 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों को वहां पर शिक्षा दी मिलेगी जी। देखिए जरा जी, नई शिक्षा नीति 2020 3 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को आच्छादित करते हुए नई शिक्षा नीति लागू की गई, जिसमें प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च व व्यावसायिक शिक्षा तक को शामिल किया गया। हमने कहा नई शिक्षा नीति 2020 जो आई है 3 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को इसमें शामिल किया गया, जो हम लोग देखकर चलेंगे। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, इसके तहत देखिए जरा पॉइंटों को। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में देखिए, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा की नई व्यवस्था के तहत प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की देखरेख के लिए ब्लॉक स्तर पर सबसे निचला स्तर जो होगा शिक्षा अधिकारी होगा बेसिक पर जी, और शिक्षा अधिकारी माध्यमिक की स्तर की भी व्यवस्था करेगा, जबकि जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी डीईओ होगा। उसी के अधीन अपर शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा को देखेगा, अपर शिक्षा अधिकारी बेसिक की व्यवस्था भी की गई है। तो हम लोग देखकर चलेंगे जिला स्तर पर किस प्रकार से कार्य चल रहा है और माध्यमिक शिक्षा के लिए और प्राइमरी स्तर के लिए किस प्रकार से कार्य चल रहा है। हम लोगों ने यहाँ पर पॉइंटों को देखा है, आप लोग इसे छोड़ना चाहिए तो छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर इसे छोड़कर चले आगे, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बताते हैं आपको, उन पर आओ। राज्य के उधम सिंह नगर में, इसे अंडरलाइन करेंगे, राज्य के उधम सिंह नगर में एक जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट है। तो उधम सिंह नगर में डायट बना है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जो डीएलएड करते हैं, डीएलएड के लिए डाइट संस्था वहां पर शिक्षण प्रशिक्षण का कार्य सिखाती है। तो देखो जरा, रुद्रप्रयाग में, बागेश्वर में, चंपावत में 3 लघु जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान मिनी डाइट की स्थापना की गई है। इसके अलावा 2005 में एक राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान सीमेट की स्थापना भी की गई है, जिसका मुख्यालय देहरादून में है। तो सीमेट देख रहे हैं, राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान सीमेट की स्थापना कहां पर है? देहरादून में की गई है। 2005 की है सीमेट जी, 2005 की है सीमेट। हम लोग ध्यान देकर चलेंगे आगे। देखिए जरा, इसमें प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा कार्यक्रम योजनाएं, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा कार्यक्रम योजनाएं हम लोग देखकर चलेंगे। स्कूल चलो अभियान, सॉरी, दिया यहां पर स्कूल चलो अभियान 1 जुलाई 2001 से इस अभियान को चलाया गया है। अभियान का मुख्य उद्देश्य है सभी को शिक्षा और सभी को ज्ञान। स्कूल चलो अभियान 1 जुलाई 2001 से चलाया गया है। मुख्य उद्देश्य है सभी को शिक्षा और सभी को ज्ञान। अभियान के मुख्य लक्ष्यों में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को 100% नामांकन होना चाहिए। तो हमने कहा 6 से 14 वर्ष के बच्चों का 100% नामांकन बताया गया है अभियान में। 1 जुलाई 2001 से संचालित इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सभी को शिक्षा और सभी को ज्ञान रखा गया है। स्कूल चलो अभियान, तो स्कूल चलो अभियान 1 जुलाई 2001 का है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों का 100% नामांकन इसमें रखा गया है। और देखें जरा, इसी में देखकर चल रहे हैं हम लोग। जन समुदाय की भागीदारी तथा 2010 तक कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा का सार्वजनिकरण करना है। तो हमने कहा स्कूल चलो अभियान का उद्देश्य क्या है? तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर 100% ठहराव बालकों का स्कूल में पहुंचना, बालिकाओं तथा SC ST को शिक्षा पर विशेष बल देना, जन समुदाय की भागीदारी और 2010 तक कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा को सार्वजनिक करना है। यह लक्ष्य रखा गया था स्कूल चलो अभियान का। यहाँ पर सबसे मेन बात जो है उसे देखें, 1 जुलाई 2001 का है स्कूल चलो अभियान और मुख्य लक्ष्य क्या है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों का 100% नामांकन इसमें दिखा गया है। आगे ध्यान देकर चलेंगे। विशेष छात्रवृत्ति योजना हम लोग देखेंगे पूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए शुरू की गई है। हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट में 80% जो अंक लेकर आ रहा है उन बच्चों को क्रमशः हाई स्कूल वालों को 12,000 और इंटरमीडिएट वालों को 15,000 रुपए की छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था है। विशेष छात्रवृत्ति योजना का लक्ष्य याद रखना है, पूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए शुरू की गई है। ये भी याद रखना है, भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में 80% अंक लाने पर हाई स्कूल में 12,000 मिलेगी छात्रवृत्ति और इंटरमीडिएट में 15,000 मिलेगी छात्रवृत्ति यदि 80% अंक लाएंगे भूतपूर्व सैनिकों के बच्चे। और स्नातक वालों के लिए कितनी धनराशि रखी गई? 18,000 रुपए धनराशि रखी गई स्नातक वालों के लिए। आगे पॉइंटों को अंडरलाइन करें।
हमने कहा इसके वहां पर ध्यान देकर चलना कि विशेष छात्रवृत्ति योजना का उद्देश्य क्या है, क्या क्या इसमें बातें आई है, सारी बातें प्रश्न बनकर चल देती है पेपर में। इसलिए एक एक पॉइंट को याद रखकर चलना कि किन के लिए शुरू की गई है और कितनी धनराशि रखी गई है। आगे देखो, शिक्षा आचार्य योजना, इसका उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य राज्य के सभी बच्चों को आधारभूत शिक्षा प्रदान करना है और इसके अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें दी जाती है। दोनों बातों को याद रखना है। उद्देश्य राज्य के सभी बच्चों को आधारभूत शिक्षा प्रदान की जाए और कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें दी जाए। दिव्यांग विद्यालय हम लोग कहेंगे मुख्य धारा से जोड़ने हेतु दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाने और समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए 13 दिव्यांग विद्यालयों की स्थापना की गई है। 13 दिव्यांग विद्यालयों की स्थापना की गई है, हमें देखकर चलना पॉइंट। आगे देखो जरा, कल्प। कल्प कल्प क्या है? कंप्यूटर की और कंप्यूटर से शिक्षा देने हेतु कंप्यूटर एडेड लर्निंग कार्यक्रम कल्प है। कंप्यूटर एडेड लर्निंग कार्यक्रम कल्प है। कंप्यूटर शिक्षा देने के लिए कल्प कार्यक्रम चलाया गया है। आगे चलिए जरा, ई क्लास योजना। ई क्लास योजना, इसके तहत 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को विज्ञान और गणित की पढ़ाई मल्टीमीडिया सीडी द्वारा की जाने की व्यवस्था है। तो ई क्लास योजना हम लोग कहेंगे यहां पर जी, इसके तहत 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को विज्ञान और गणित की पढ़ाई कराई जाएगी। ई क्लास योजना के लिए मल्टीमीडिया के माध्यम से सीडी द्वारा यह व्यवस्था की जाएगी। विज्ञान और गणित की सीडी मिलेगी, मल्टीमीडिया के माध्यम से उससे पढ़ाई चल सकती है ई क्लास योजना में। कंप्यूटर शिक्षा, राज्य के समस्त उच्च विद्यालयों मतलब हाई स्कूल और माध्यमिक विद्यालयों में अनिवार्य कंप्यूटर शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह योजना चलाई जा रही है। और इसी में देखो जरा आगे, प्रोजेक्ट शिक्षा। प्रोजेक्ट शिक्षा देखेंगे, इस शिक्षा का उद्देश्य आगामी 3 वर्षों में राज्य के 3.5 लाख विद्यार्थियों और 80,000 शिक्षकों को कंप्यूटर साक्षर बनाना है। इसका मुख्यालय देहरादून में रखा गया है। प्रोजेक्ट शिक्षा का मुख्यालय देहरादून में है। आगामी 3 वर्षों में राज्य के 3.5 लाख बच्चों को और 80,000 शिक्षकों को कंप्यूटर साक्षर बनाना है। मुख्यालय देहरादून में प्रोजेक्ट शिक्षा कार्यक्रम का। आरोही परियोजना, इसे देखकर चले। आरोही परियोजना को देखें, इसका उद्देश्य क्या है? अध्यापकों और विद्यार्थियों को कंप्यूटर में प्रशिक्षण देने के लिए मई 2002 से आरोही परियोजना चली है। उद्देश्य ध्यान रखेंगे, अध्यापकों और विद्यार्थियों को, बच्चों को कंप्यूटर में ट्रेनिंग देने या प्रशिक्षण देने के लिए मई 2002 से चली है आरोही परियोजना। और किस कंपनी का सहयोग लिया जा रहा है इस कार्यक्रम में? माइक्रोसॉफ्ट का और इंटेल का के सहयोग से इसे चलाया जा रहा है जी। इसमें लिखा भी है, शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु देहरादून में माइक्रोसॉफ्ट अकादमी की स्थापना की गई है। तो माइक्रोसॉफ्ट अकादमी कहां बनी है? देहरादून में बनी है। अंडरलाइन करके चलेंगे। आरोही योजना कब की है? मई 2002 की है। हमने कहा आरोही योजना माइक्रोसॉफ्ट और इंटेल के सहयोग से चलाई जा रही है आरोही योजना। और देखेंगे इसी में जरा, माइक्रोसॉफ्ट अकादमी कहां पर बनी है? देहरादून में बनाई गई है माइक्रोसॉफ्ट अकादमी। आगे लिखा है राजीव गांधी नवोदय विद्यालय। राजीव गांधी नवोदय विद्यालय आगे लिखा है जरा, कक्षा 6 से लेकर 12 तक। कक्षा 6 से लेकर 12 तक हम लोग कहेंगे राजीव गांधी नवोदय विद्यालय राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों को कक्षा 6 से लेकर 12 तक उत्कृष्ट आवासीय शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक जिले में एक राजीव गांधी नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई है। प्रत्येक जिले में जी। उसी के साथ हम लोग देखेंगे राजीव गांधी अभिनव आवासीय विद्यालय। राजीव गांधी अभिनव आवासीय विद्यालय हम लोग देखकर चले। राजीव गांधी अभिनव आवासीय विद्यालय। इसी के साथ देखेंगे राजीव गांधी अभिनव आवासीय विद्यालय कहां पर है और किसकी तर्ज पर है? हम लोग कहेंगे यहां पर प्रदेश के दुर्गम और दूरस्थ क्षेत्रों के प्रतिभावान बालक और बालिकाओं को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की तर्ज पर राज्य के 4 जिलों में नैनीताल, पिथौरागढ़, पौड़ी, चमोली में एक राजीव गांधी अभिनव आवासीय विद्यालय की स्थापना की गई है। तो हमने कहा कहां पर राजीव गांधी अभिनव आवासीय विद्यालय बना? तो नैनीताल, पिथौरागढ़, पौड़ी और चमोली में राजीव गांधी अभिनव आवासीय विद्यालय बना है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की तर्ज पर बना है।
आगे लिखा है श्यामा प्रसाद मुखर्जी अभिनव विद्यालय योजना। तो देखिए जरा यहां पर जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अभिनव विद्यालय योजना, हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे? यह विद्यालय पूर्णतः राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है और उसी तरह की निःशुल्क आवासीय शिक्षा इसमें मिलेगी। यहाँ पर जी श्यामा प्रसाद में आज केवल योजनाओं का टॉपिक है और योजनाओं के टॉपिक में हमें अंडरलाइन करके कुछ मुख्य पॉइंटों पर जोर देना है। जो मुख्य पॉइंट पेपर में पूछे जाते हैं उसी प्रकार से लेकर चलना है। जैसे राजीव गांधी अभिनव आवासीय विद्यालय योजना किसकी तर्ज पर और कहां बनी है, यह हमें देखना है। और क्यों बनी है? दुर्गम और दूरस्थ क्षेत्रों के प्रतिभावान बालक और बालिका को शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए चली है। राजीव गांधी नवोदय विद्यालय किस कक्षा के लिए है? 6 से 12 तक के हम लोग देखकर चलेंगे। उत्कृष्ट और आवासीय शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए इसे चलाया गया है। आइए जरा आगे। तो इनके उद्देश्य और इनसे संबंधित बातें पेपर में पूछी जाती है, उसी बात को अंडरलाइन करके हम लोग चल रहे हैं। राज्य के 5 जिलों में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और उधमसिंह नगर में ऐसे विश्वविद्यालय बने हैं। तो 5 जिले चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और उधमसिंह नगर, यहां पर राजीव गांधी श्यामा प्रसाद मुखर्जी हम लोग देखकर चलेंगे योजना चलाई गई। एक आया है शिक्षा बंधु योजना। इसका उद्देश्य क्या होगा? शिक्षा बंधु योजना ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों में शिक्षा की कमी को दूर करने तथा शिक्षितों को रोजगार देने के उद्देश्य से ग्राम शिक्षा समिति के द्वारा प्राथमिक स्कूलों में मानदेय वेतन 20,000 रुपए पर शिक्षा मित्रों या शिक्षा बंधु के माध्यम से शिक्षण कार्य कराया जा रहा है। तो हमने कहा शिक्षा मित्रों के माध्यम से या शिक्षा बंधु के माध्यम से हम लोग देखेंगे ग्राम शिक्षा समिति के द्वारा वहां पर शिक्षा दी जा रही है ग्रामीण क्षेत्रों में। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक कक्षा 9 से लेकर 12 तक के राज्य के विद्यालयों में सभी छात्र छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण शैक्षिक सत्र 2022-23 में किया जा रहा है। आगे देखें जरा, 23-24 में भी अशासकीय सहायता प्राप्त स्कूलों में भी निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध कराई गई है 23-24 में भी। तो इनका उद्देश्य क्या होगा? हमने कहा 9 से 12 तक के राज्य के विद्यालयों में क्या हुआ है? यहां पर जी निःशुल्क पुस्तकें वितरित की गई है। पीएम पोषण योजना प्राथमिक शिक्षा में अंडरलाइन रखेंगे। पहले तो प्राथमिक शिक्षा को 100% नामांकन यदि हो गए हैं सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों को भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस योजना को केंद्र सरकार द्वारा सितंबर 2021 में चलाया गया है। तो हमने कहा पीएम पोषण योजना सितंबर 2021 में केंद्र सरकार ने जारी की है कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों को भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, जहां पर सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल बने हुए प्राथमिक शिक्षा में 100% नामांकन वहां हुआ है। अब देखो जरा, यह योजना पूर्व में संचालित मिड डे मील योजना जो 15 अगस्त 1995 से आरंभ हुई थी के रूप में जानी जाती थी। मिड डे मील योजना के नाम से जानी जाती थी पहले 15 अगस्त 1995 से चली हुई थी मिड डे मील। अब ये किस नाम में परिवर्तित हो गई? 2021 में पीएम पोषण योजना में परिवर्तित हो गई। यही जो भोजन वाली व्यवस्था की गई है बच्चों के लिए। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय योजना, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय योजना हम लोग देखकर चलेंगे। यहां पर इन विद्यालयों में छात्राओं को निःशुल्क आवास शिक्षा दी जाएगी, निःशुल्क आवास शिक्षा मिलेगी। हमने कहा क्षेत्रों में पिछड़े क्षेत्रों में 48 कस्तूरबा गांधी विद्यालयों की स्थापना की गई। शिक्षा के पिछड़े हुए क्षेत्रों में जी 48 कस्तूरबा गांधी विद्यालय बनाए गए हैं यहाँ पर जी। आगे देखें जरा, देवभूमि मुस्कान योजना, देवभूमि मुस्कान योजना 2009 से शुरू की गई है। देवभूमि मुस्कान योजना 2009 से चली है। यह योजना समाज के वंचित वर्ग छात्रों को उत्कृष्ट व निःशुल्क शिक्षा दिलाने के लिए शुरू की गई है। देवभूमि मुस्कान योजना। एक है अटल आदर्श विद्यालय योजना। अटल आदर्श विद्यालय योजना में ध्यान देंगे, राज्य के प्रत्येक ब्लॉक में 2-2 विद्यालयों को अटल आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किया जा रहा है। शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए, शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए, आकर्षण परिवेश व शैक्षिक उपकरणों को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक विकास खंड में 2-2 विद्यालय अटल आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किए जाएंगे यहाँ पर जी। तो उद्देश्य याद रखना कि अटल आदर्श विद्यालय योजना का उद्देश्य क्या है? शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने, आकर्षण परिवेश व शैक्षिक उपकरणों को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक ब्लॉक में 2-2 विद्यालय। शिक्षा का अधिकार अधिनियम ये कब का है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का है। यह बच्चों को निःशुल्क यूनिफॉर्म
असहायता प्राप्त विद्यालयों के बच्चों को शुल्क की प्रतिपूर्ति व छात्रवृत्ति आदि देता है शिक्षा का अधिकार अधिनियम। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब का है? 2009 का है। नेक्स्ट आगे चलिए, आसरा ट्रस्ट, पढ़िए इस ट्रस्ट के विषय में भी जरा। आसरा ट्रस्ट देहरादून शहर के अति वंचित और कमजोर वर्ग या झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों को शिक्षित करने और उनमें कुपोषण कम करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना 2009 में सैला ब्रजनाथ के द्वारा की गई। तो आसरा ट्रस्ट की स्थापना 2009 में सैला ब्रजनाथ ने की है। हम लोग कहेंगे देहरादून शहर के अति वंचित व कमजोर वर्ग या झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों को शिक्षित करने व उनमें कुपोषण को कम करने के उद्देश्य से की गई है। आगे देखें जरा, निःशुल्क पुस्तकालय। निःशुल्क पुस्तकालय राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में छात्राओं के लिए निःशुल्क पुस्तकालय की स्थापना संस्कृति नामक संस्था के माध्यम से जोगिंदर रोहिला के द्वारा वर्ष 2007 से की गई है। तो निःशुल्क पुस्तकालय की स्थापना संस्कृति नामक संस्था के माध्यम से चला ये कार्यक्रम। तो जो निःशुल्क पुस्तकें बांटी गई है वो संस्कृति संस्था के द्वारा बांटी गई है, और संस्कृति संस्था कब से? 2007 से जोगिंदर रोहिला के द्वारा चलाई गई है। हम लोग देखकर चलेंगे इसमें जरा। इन्होंने लगभग राज्य के 30 पुस्तकालयों की स्थापना कर दी है इन्होंने जी। पुष्कर सिंह धामी द्वारा इन्हें जोगिंदर रोहिला को SDG गोलकीपर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, पुष्कर सिंह धामी द्वारा यहाँ पर जी। तो हम लोग योजनाओं को पढ़ रहे थे, मैटर बहुत ज्यादा है, फैक्ट आप लोगों को फैक्चुअल डाटा पढ़ना पड़ेगा, इसमें बहुत बार रिवाइज करना पड़ेगा तब जाकर के चीजें रुकेंगी। इसलिए वीडियो ज्यादा लंबी ना करते हुए फैक्चुअल डाटा को बार बार रिवाइज करना, धीरे से पढ़ेंगे हम लोग जिस प्रकार से पढ़ते चल रहे थे। आप लोग इसे रिवाइज कर दोगे जब, तो अब ध्यान देना कि पिछला जो चैप्टर समाप्त किया हम लोगों ने, उस चैप्टर को भी एक बार समाप्त करना फिर से इसी के साथ में जो आज पढ़ा है, इसी के साथ में आप लोग पिछला चैप्टर भी एक बार रिवाइज करोगे ताकि आप लोगों की भूलने की क्षमता कम हो जाए। बस तो ध्यान देकर चलना चीजों पर। तो देखना आप लोग किस प्रकार से चीजों को अंडरलाइन कर रहे हैं और क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है, इन सब चीजों पर ध्यान लगाकर काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से हम लोग। ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए सभी लोग। धन्यवाद।